नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल के अंदर समय की बड़ी उपयोगिता है और चूंकि जीके का जो मैटर है वो कम समय में अधिकतम तैयार होना चाहिए, तो उस बेस पर हमारा जो है वो तैयारी का पैटर्न चल रहा है। इसमें लगातार स्लाइड्स और उनको अच्छे से याद करवाना ये हमारा मेन टारगेट है। इसलिए अगर आपको कम समय में अधिकतम जीके तैयार करना है तो निश्चित रूप से हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के अधिकांश टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जाकर के जरूर देखें। और ये जो टॉपिक है वो आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। राज्य के नीतिशक सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो इससे एक शब्द के रूप में ही अगर समझ ले तो पक्का है कि इसका बहुत सा मैटर में कवर हो जाएगा। कैसे? राज्य के मतलब राज्य को दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य को दिए गए नीति संबंधित निर्देश जो हैं और उनके जो सिद्धांत हैं वो इस पार्ट में बताए गए हैं। सीधा सा है, राज्य को कुछ निर्देश हैं, राज्य को ये करने चाहिए। और निर्देश अनिवार्य नहीं होते, निर्देश होते हैं, दे दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँगा कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए, अब चाहिए लेकिन पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे वो तो आपकी इच्छा है, वही चीज़ इसके अंदर लागू होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। तो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि किस भाग में है। तो भाग 4 में है, हमने लगातार इसको अच्छे से तैयार किया था। भाग 1 राज्य के बारे में बताया गया है, मतलब जो भूभाग है, धरती जो भी हमारे पास है भारत देश में, वो तो हो गया भाग 1 में। अब उसके ऊपर रहते हैं नागरिक, इसलिए नागरिकता भाग 2 में। नागरिकों के होते हैं अधिकार, इसलिए भाग 3 में अधिकारों का वर्णन किया गया है। और फिर आता है राज्य को निर्देश, क्योंकि इन सब नागरिकों को और उनके अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? राज्य। तो इसलिए राज्य के जो निर्देश हैं, मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, ये बात चौथे नंबर पे आती है। इसलिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। ठीक है, निर्देश देने के लिए छत पे चढ़ना पड़ता है और छत पे चढ़ के फिर बताते हैं देखो ये काम करो वो काम करो, इसलिए 36 से स्टार्ट होता है। ट्रिक अच्छे से याद रख लेना। तो 36 से 51 तक इनका वर्णन है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है, मतलब ये जो चीज़ है नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्देश है, इसलिए निर्देश अनिवार्य नहीं होते। और जब अनिवार्य नहीं है तो सरकार या राज्य करे तो ठीक, नहीं करे तो कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, इसलिए आप इसको लेकर के अगर मान लो सरकार ये निर्देश नहीं मानती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आपके जो अधिकार थे पिछले भाग में जो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, अगर वो अधिकार सरकार उनका उल्लंघन करती है या उन अधिकारों का कहीं हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अधिकारों का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर राज्य निर्देश नहीं माने तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी इनको ध्यान में रख करके ही शासन करना होता है। ये मूलभूत सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य को अपने एक्शन करने होते हैं। और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे हमारे कर्तव्य हैं, जैसे नेक्स्ट पार्ट में नहीं भाग 4 का जो हम पढ़ेंगे उसमें नागरिकों के कर्तव्य हैं, वैसे ही भाग 4 किसको निर्देश है? राज्य को। मतलब ये क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है ना, तो राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य को ये मानना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का इसके अंदर मतलब भाव रखा गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। इनको ध्यान में रख के ही भारत में शासन किया जाएगा। ठीक है, अनिवार्य नहीं है लेकिन ये निर्देश है, इन्हें मानना चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अब कोई नहीं करता तो क्या करे, कोई इलाज थोड़ी है। लेकिन एक श्रेष्ठ पुत्र कौन होगा? जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए जीवन यापन करेगा। वैसे ही एक श्रेष्ठ राज्य वो होगा जो इन निर्देशों को पालन करते हुए चलेगा, यानी वो सरकार सबसे बेस्ट मानी जाएगी
जो संविधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। भाग 4 में निर्देश तत्व हैं, 36 से 51 तक हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और चौथी बात जो इसमें और बताई गई वो थी कि ये कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते, मतलब कि ये वाद योग्य नहीं है, राज्य अपनी इच्छा अनुसार इनको पालन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में संविधान में राज्य की नीति निषेध तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। एक चीज ध्यान रखनी है फैक्ट के रूप में कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम के अंदर एक अनुदेश प्रपत्र था। उस अनुदेश प्रपत्र को 1950 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जो है समाविष्ट कर लिया गया। और ये जो चीज, चूंकि संविधान जब लागू हुआ उस समय ये चीज हमने शुरू से रखी है, नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में शुरू से है। तो वो कहाँ से लिए हमने, वो जो निर्देश लिए वो कहाँ से लिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने निर्देश लिए। किसकी प्रेरणा से लिए, आयरलैंड की प्रेरणा से। ये ध्यान रखना, हमने नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से नहीं लिए हैं, लिए तो हमने कहाँ से हैं, 1935 का जो प्रपत्र है, अनुदेश प्रपत्र, इसमें से उठा करके शामिल किए हैं। लेकिन कहाँ से हमने सीखा कि निर्देशक तत्व होने चाहिए, तो आयरलैंड से बात हमने सीखी। यानी सीधा सा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस देश से मतलब प्रेरित होकर के शामिल किया गया, तो आयरलैंड है। और कहाँ से लिया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के इस अनुदेश प्रपत्र में से लिया गया। ये दो बातें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। जितनी भी कल्याणकारी बातें हैं, यानी राज्य की जनता, यानी भारत की जो जनता है, उसका कल्याण कैसे किया जाए, उसके संदर्भ में जो भी विचार हैं वो सब किस में लिखे गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। अगर कल्याणकारी राज्य आप बनाओगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि उसमें सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एक शब्द आएगा आगे, वो सब तभी स्थापित हो सकता है जब आप कैसा राज्य बनाएं, कल्याणकारी राज्य बनाएं। और उसके लिए, इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अगर हमें सीधा सा पूछा जाए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्यों शामिल किए गए, तो वो इसलिए कि सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। ठीक है, तो यहाँ फिर दो बातें हमारे यहाँ क्लियर हुई। पहली बात, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुदेश प्रपत्र से यथावत उठा करके, और वो चीजें जो अनुदेश पत्र में थी वो हमने भारतीय संविधान में समाविष्ट की, आयरलैंड की प्रेरणा से समाविष्ट की। और दूसरी बात कि क्यों किया हमने ऐसा, तो वो इसलिए किया कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और नीति तत्वों के माध्यम से ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती थी। अगली बात अगर हम देखें तो आते कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है आपके। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। मतलब ये अनुदेश पत्र किसने किसको दिया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जब ये अनुदेश पत्र लिखा गया तो उस अनुदेश प्रपत्र को ब्रिटिश सरकार ने तो लिख दिया। अब यहां से कहां जाएगा, वो भारत के गवर्नर जनरल के पास आया और प्रांतों के गवर्नर जनरल के पास गया। कौन, वो अनुदेश प्रपत्र, कि भैया इस अनुदेश प्रपत्र के माध्यम से आपको यहाँ पे शासन करना है। भारत का गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के गवर्नर जनरल थे उनके लिए अनुदेश पत्र लिख करके और फिर भारत भेजा गया था। किसमें, 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये अनुदेश प्रपत्र लिख करके भेजा गया था और इसका पालन चल रहा था। अब इसे ही कंटिन्यू रखने के लिए हमने नीति निर्देशक तत्व एक नाम लेकर के, जो कि आयरलैंड में ये शब्द काम में लिया जा रहा था और वहाँ की जो मूल भावना थी उस भावना को लिया और ये जो चीज़ चल रही थी इसे कंटिन्यू हमने कर दिया। आगे हम बात करें कि भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो भी हैं, वो किन अनुच्छेदों के तहत है।
तो अनुच्छेद 38 सबसे पहला अनुच्छेद आता है 38। अब आप कहोगे कि सर 36 से 51 बताया था, 36 37 कहाँ गए? तो वही 36 और 37 में राज्य की परिभाषा और उससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो 36 37 हमें किसी काम का नहीं है। राज्य की परिभाषा इतना ध्यान रख लेना, वो पर्याप्त है, आपको पूछेगा भी नहीं। आपको सिर्फ इतना प्रश्न पूछेगा वहाँ पे कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 36 से 51 तक। ठीक, फिर जिन आर्टिकल्स के माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आर्टिकल आपको सारे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम 38 को जानेंगे। आर्टिकल 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। सीधी सी बात, 38 में जो सबसे पहली बात ली गई वो ये ली गई कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब लोक कल्याण करना है पहला टारगेट। सबसे पहला टारगेट क्या है कि लोक कल्याण करना है साहब। तो कैसे होगा लोक कल्याण? सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। सामाजिक व्यवस्था में ऐसा क्या करोगे? तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करेंगे। तो मेन लाइन यही है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना जिससे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। ठीक है, ये 2-3 शब्द अगर आपको दिख जाए तो आपको आर्टिकल 38 कर देना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, ये दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो क्या बताओगे? 38। इसमें 3 शब्द देखने हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, कैसे होगी लोक कल्याण की वृद्धि? सामाजिक व्यवस्था बने, और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के माध्यम से। ठीक है, 3 शब्द ध्यान रख लेना, फिर आराम से कर लोगे। अब इसको 38 से ऐसे याद रखना, क्योंकि जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आ जाएगा ना तो ठाट हो जाएंगे, और ठाट का होता है 8। तो लास्ट में जो 8 दिख रहा है ना, 38 और 8, उससे जोड़ के याद रख लेना। नेक्स्ट है 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांतों का उल्लेख है। 39 के अंदर आर्थिक न्याय की बात की गई है। अब 39 में कई पार्ट हैं, 39 बड़ा है, इसको ध्यान से देखना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 39 का टारगेट था आर्थिक न्याय मुख्य रूप से। ठीक, सबसे पहले 39 कैम में क्या है? पुरुष और स्त्रियां सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब एक तरह से स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको जीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। दूसरा ख, जो 39 ख है, उसमें है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो। बस सबसे पहली बात तो क्या हुई कि स्त्री पुरुष सबको समान एक तरह से वेतन या कहें कि आजीविका, सबका जीवन ढंग से चल सके, इस प्रकार की व्यवस्था सबको मिलनी चाहिए। दूसरे में जो है ख में ये बात कही गई कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व, भौतिक संपदा जो है जो भी समाज के अंदर फैली हुई है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो, उसका बंटवारा ढंग से होना चाहिए जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो, यानी सबका हित हो जाए। पहले 39 के पहले में क्या बताया गया? स्त्री पुरुष, समाज का जो बड़ा पार्ट है स्त्री और पुरुष, उनका सही से जो है आजीविका की व्यवस्था हो। फिर दूसरे में क्या व्यवस्था की गई? दूसरे में व्यवस्था की गई जो समाज का जो मूल संपत्ति है उसका बंटवारा समाज के सब लोगों तक लगभग बराबर सा होना चाहिए। यानी सब बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन सबके पास संपत्ति पहुंचनी चाहिए। ये प्रयास पहले 2 के पास स्त्री पुरुष और फिर उसके बाद हर वर्ग तक, ये प्रयास 2 में किए गए। तो ख में क्या है? समुदाय की भौतिक संपदा, पूरे समाज की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो, मतलब बंटवारा ऐसा हो कि सबका हित हो जाए। ठीक है, पहले स्त्री पुरुष का हित, फिर उसके बाद में सामूहिक हित। फिर उसके बाद इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से वितरण हो कि अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास इसमें रहता है। फिर तीसरा 39 ग में क्या है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, यानी धन का समान वितरण हो। देखिए 2 चीजें हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या? समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व, समुदाय का मतलब क्या है? संपूर्ण समाज की, संपूर्ण समाज की क्या? जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति से हम बोल सकते हैं, लगभग उसका वितरण इस प्रकार से हो। तो वो तो किस में आएगा? 39 ख में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्त्री पुरुष वाला। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सरकारी संपत्ति का, ऐसे याद रखना, ठीक है ना, उसका वितरण ढंग से होना चाहिए, उसका बंटवारा ढंग से होना चाहिए। तीसरा जो है ग, वो कहता है कि पर्सनल संपत्ति है ना, वो भी ऐसी ना हो जाए
कि अंबानी बन जाए और बाकी सारे समाज जो है वो रोता फिरे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सीधा सा तरीका है कि एक जगह सारी संपत्ति इकट्ठी न हो जाए, इस बात का ध्यान पूरा पूरा रखना पड़ेगा। तो यहां क्या बताया गया कि उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, मतलब इकट्ठी न हो जाए, ये ध्यान रखने की बात किसमें कही गई? 39 ग में। तो 39 क में स्त्री पुरुष का ध्यान रखा गया, उनको सबको रोजगार के साधन मिलने चाहिए, उनकी आजीविका होनी चाहिए। 39 ख में बताया गया कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका वितरण ढंग से करना चाहिए। 39 ग में बताया गया कि जो भी संपत्ति प्राइवेट है मान लो, तो वो संपत्ति जो है केंद्रण न हो, एक जगह इकट्ठी न हो जाए। तीसरा जो 3 के बाद चौथा जो है वो देख लेते हैं, स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 क में तो ये बताया गया था कि स्त्री पुरुषों की आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन 39 घ जो है, क के बाद में घ, ये भी स्त्री पुरुषों का है। ठीक है ना, पहला क था वो स्त्री पुरुषों के संबंध में था, और अब घ भी किसके संबंध में है? स्त्री और पुरुष का। लेकिन यहां जो बात कही गई है 39 घ में, वो ये कही गई है कि स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचर जाते हैं तो महिलाएं कम पैसे में पढ़ा लेती हैं, पुरुष ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये जो असमानता है वो नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को भी ज़्यादा पैसे देने चाहिए। ये व्यवस्था 39 घ में है। 39 ड की बात करें तो कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। सीधी सी बात इसके अंदर है वो है कि कर्मकारों का स्वास्थ्य और शक्ति, जो उनका स्वास्थ्य है, उनकी शक्ति, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। और बालकों की सुकुमार अवस्था, यानी छोटे बालक है, उनकी अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मजबूरी है, उसकी आर्थिक आवश्यकता है और वो विवश होकर के बेचारा क्या कर रहा है? काम कर रहा है, और उसका आपने शोषण करना शुरू कर दिया। वो तो विवश होकर काम करने के लिए आया था कि काम चाहिए, अब आपने उसका मौका ढूंढ लिया और शोषण करना शुरू कर दिया, तो वो गलत है। वो गलत माना गया किसके तहत? 39 ड के तहत। वो नहीं होना चाहिए। अब ये हो रहा है फिर भी, अब आपको सर ये तो फिर भी होता है। ये सब जो हो रहे हैं ना, बस ये सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व रह गए, इसलिए हो रहे हैं। अगर अधिकारों में ये बात लिखी होती तो कुछ नहीं कर पाते कोई भी, फिर तो कोर्ट कर लेता मामला सेट। लेकिन अब इनको लेकर अपन कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि निर्देशक तत्वों को ले जाकर के कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो ड तक की बात समझ में आई। पहले में क्या था? स्त्री पुरुष को दोनों को आजीविका मिलनी चाहिए। दूसरे में ये बताया गया कि जो सरकारी संपत्ति जितनी भी है उसका समान वितरण होना चाहिए। तीसरे में ये बताया गया कि व्यक्तिगत संपत्ति एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। चौथे में ये बताया गया कि स्त्री हो चाहे पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। पांचवें में ये बताया गया कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि उसका फायदा उठाने की बात हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। और अंतिम बात जो आती है 39 च में, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से, नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। मतलब ये जो बात कही गई च वाली, जैसे चम्मच याद रखना, और चम्मच को ज़्यादा उपयोग करते हैं बच्चे। ठीक है ना, चम्मच के ज़्यादा काम में कौन होते हैं? बच्चे। तो बच्चों की अवस्था की बात, या बच्चों को सुविधाएं देने की, बच्चों की गरिमा में वातावरण देने की, ठीक है, और बालकों के अल्पवय और उनके शोषण, नैतिक आर्थिक परित्याग, ये सब जो बालकों का, स्पेशली बालकों के बारे में बात कही गई है, वो किसके बारे में कही गई है? 39 च में स्पेशल केवल और केवल बच्चों की ही बात की गई है। उनका संरक्षण होना चाहिए, इसके लिए राज्यों को काम करने चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं। तो 39 में इस प्रकार से जो है 39 च तक निर्देश दिए गए हैं। आशा है आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, मैंने बार बार रिपीट करके याद कराने का पूरा प्रयास किया है। 39 अच्छे से याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेना, खंड च जो है ना लास्ट वाला, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मैंने ये बात बहुत पहले बताई थी कि ज़्यादातर चीज़ें 42वें से जुड़ती हैं और 44वें से हटती हैं। तो 42वें से जुड़ गई, 42वें संविधान संशोधन से चीज़ जुड़ गई। अगला फिर आता है अनुच्छेद 40। 40 में क्या है? 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ग्राम पंचायत जो होता है ना, उसके अंदर चौकड़ी लगा करके बैठते हैं लोग। चौकड़ी मतलब चार,
और करने को कुछ होता नहीं है, जीरो होता है उनके पास करने के लिए, तो चौकड़ी और जीरो कहाँ होती है? ग्राम पंचायत में। इसलिए ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 की हम बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। सीधी सी बात है, ग्राम पंचायत के जस्ट बाद वाला आर्टिकल है। तो ग्राम पंचायत में 3 काम होते हैं। कैसे? देखो, पहले काम, नरेगा में काम होता है। शिक्षा, साधारण गांव में स्कूलें होती है, प्राथमिक लेवल की शिक्षा भी होती है। लोक सहायता यानी हॉस्पिटल भी वहाँ पे पाया जाता है। तो उससे जुड़ी हुई तीनों चीज़ें 41 में आ गई। ग्राम पंचायत और फिर ग्राम पंचायत जुड़ी हुई बातें, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आम नागरिक को है। तो अधिकार लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन ये है निर्देश ही किसको? राज्य को। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई राज्य काम नहीं दे तो आप कोर्ट में चले जाओ। ये बात लिखी हुई है एट लास्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, इसलिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर अगली बात हम देखें तो 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। 1995 में हमने इस बात को ध्यान रखते हुए एक चीज जोड़ी थी, और वो क्या जोड़ी थी? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, और वो कुछ करने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना था। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं चल रही हैं। किसमें? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम में। अब इन राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम प्रमुख रूप से हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, मतलब वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, ठीक है, विकलांगों के लिए योजना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, परिवार को जो लाभ देने के लिए उससे संदर्भ में योजना। अन्नपूर्णा योजना, ऐसे कई योजनाएं जो हैं वो चलाई गई हैं। लेकिन ये जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती है ना, वो किसके तहत चल रही है? यहाँ 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। लोक सहायता, लोगों की सहायता के लिए सारी की सारी क्या चलाई गई? योजनाएं। तो वो आर्टिकल 41 को पूरा करने के लिए ही इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। और बाकी सब में कह सकते हैं साफ साफ कि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करते हुए ही बनाई जाती हैं। ठीक है ना, इसीलिए आजकल ज़्यादातर सरकारें लोक कल्याण में लगी रहती है। ठीक है ना, लोक कल्याण के लिए बजट लेके आती है, लेकिन होता कुछ नहीं, फ्री में फ्री के चक्कर में लगी रहती है। और जो मूल चीज़ जो रोजगार होता है वो पहुंचाना इनके लिए बस की बात रहती नहीं है। इसमें सारी सरकारें फैल रहती हैं, और बाकी हवा दिखाई कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। 42 ये कहता है, 40 क्लियर हो चुका, 41 क्लियर हो चुका। 40 में ग्राम पंचायत है, 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है ना, मैंने बता ही दिया, ग्राम पंचायत में काम होता है नरेगा वाले, शिक्षा है और लोक सहायता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं आपके। अब 42 की हम बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, काम है तो काम न्याय संगत होना चाहिए। ठीक, आपने 41 में क्या पढ़ा? काम, फिर शिक्षा, तो काम न्याय संगत होना चाहिए। फिर शिक्षा की बात करें, शिक्षा से क्या होगा? मानवोचित दशा है। शिक्षा क्या है? मानवोचित दशा, मतलब आर्टिकल 41 पर ही बेस है ये 42। ठीक है ना, 41 में क्या कौन सी 3 चीज़ें थी? काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये 41 में है। अब उन्हीं 3 चीज़ों को यहाँ लागू करके देखो, एकदम आसानी से लागू जाएगी 42 में। कैसे? सबसे पहले क्या बताया? काम, तो काम न्याय संगत होना चाहिए। फिर शिक्षा, शिक्षा से क्या होगा? आदमी मानव बनता है, मानवोचित दशा है वो शिक्षा। तीसरा, फिर मैंने क्या होता है? लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता। 41 में 3 ही शब्द है। अब लोक सहायता में क्या आएगा? प्रसूति सहायता आ गया। तीनों चीजें 41 से ही कनेक्ट है, मतलब 40, 41, 42 तीनों आपस में कनेक्ट है। 40 में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में 3 चीजें होती हैं, तो ये बात तीनों चीजें किस में दी गई? 41 में। कौन कौन सी? काम, शिक्षा, लोक सहायता। और फिर इन तीनों को, काम, शिक्षा, लोक सहायता को, जो कि 41 में है, इनको 42 में लागू कर दिया। कैसे? काम की न्याय संगतता, मानवोचित दशा जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, और प्रसूति सहायता जो कि लोक सहायता से जुड़ी हुई है। ये 3 चीजें इसमें 42 में दे दी। तो क्लियर हो गया होगा। अब बात 43 की। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अब देखो, गांव है, गांव में आपने काम, शिक्षा, लोक सहायता दे दी।
ठीक, सारा काम हो रहा है। अब गांव में थोड़ा सा अंदर प्रवेश करोगे ना, किसी भी गांव में चले जाओ, तो वहाँ 2-3 चीज़ें होंगी। क्या कि जो कर्मकार हैं गांव में, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए निर्वाचन मजदूरी की लड़ाई हमेशा रहती है कि भाई कम से कम मजदूरी तो हमारे को दिलवाओ। ये बात हमेशा गाँव में रहती है कि मजदूरी कम मिलती है, ये बात वो कहते हैं। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन वहाँ दिया जाता है और चाहते हैं लोग कि कुटीर उद्योग हो तो हमारा विकास हो, और ऐसा राज्य को करना भी चाहिए। गांव में कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए। तो 43 से बात कहता है, क्या कहता है, कर्मकारों के लिए तो निर्वाचन मजदूरी दो और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करो। तो क्या क्या बोला अपन ने, सबसे पहले 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता, तीनों याद हो गई। फिर 42 में काम की न्याय संगतता, फिर शिक्षा से संबंधित मानवोचित दशा हो गई, और फिर प्रसूति सहायता। ठीक, 42 भी हो गया। 43 जो है उसको ध्यान से देखना, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, मतलब गांव वाले जो लोग हैं उनको मजदूरी चाहिए और कुटीर उद्योग चाहिए। मजदूरी और कुटीर उद्योग ये किस में है, 43 में। तो 40, 41, 42, 43। ठीक, अब आ जाओ, वहाँ तक का तो अलग याद रख लो। अब 44 में बिल्कुल साधारण है, 4 और 4 बराबर हैं दोनों। ठीक, समान है ना, ये 4 और ये 4 दोनों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, यानी समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता बोल दो चाहे नागरिक संहिता बोल दो, तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान नागरिक कानून होने चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म या मत को अपनाते हो, सबके लिए इक्वल लॉ होने चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसकी मांग भारत में कई बार उठती रहती है और लगातार अभी तो वर्तमान में इस पर चर्चा भी खूब लगातार ही चलती रहती है, और ये प्रश्न खूब पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। समान है, 4 और 4 समान है और समान नागरिक संहिता है। फिर उसके बाद 4 और 6 चौके छक्के की बात आ गई। अब क्रिकेट में लगते हैं चौके छक्के। चौके छक्के लगाने वाले कौन हैं, SC के भी हैं, ST के भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के भी हैं। ठीक है ना, SC ST OBC वाले सब लगाते हैं क्या, चौके और छक्के, ऐसे याद रखना। उनके लिए SC ST OBC के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि, इन लोगों के लिए शिक्षा बढ़े, उनकी आर्थिक व्यवस्था बढ़े, इनके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। किस आर्टिकल में लिखा है, चौके छक्के वाले आर्टिकल में, वो तो याद रह जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। SC ST OBC वाले क्या लगाते हैं, चौके छक्के। इन तीनों के बारे में जब पूछे तो 46 कर देना। फिर 47 में क्या है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब इसमें क्या है, इसमें है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब हमने आज़ाद होने के बाद सबका पोषण स्तर सुधरना चाहिए था, नहीं सुधरा, तो 47 में फिर याद दिलाया गया कि परमानेंट 47 लिख देते हैं। याद रखना भारत की आज़ादी को कि हमें क्या करना है, लोगों का पोषाहार स्तर बढ़ाना है, जीवन स्तर बढ़ाना है, लोगों का स्वास्थ्य सुधारना है, ये सारे काम करने हैं। ये बात 47 में कही गई, ठीक है ना, मतलब भारत आज़ाद हुआ उससे जोड़ लेना इसको, ठीक है, याद रह जाएगा 47। और 47 वाली बात में इसलिए इन चीज़ों को लिखा गया क्योंकि अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए भारत सरकार को बार बार ये याद आती रही ये बात कि भाई लोगों का पोषाहार बढ़ाना है, जीवन स्तर बढ़ाना है, इसलिए आर्टिकल 47 में बात लिखी थी। ऐसे करके इसको याद रख लेना। अगली बात आती है 48। ठीक, अब अगर चौकड़ी लगा करके कुछ नहीं करे तब तो पंचायत हो गई, पंचायती हो गई, ठीक, लेकिन चौकड़ी लगा करके अगर ठाठ करना है तो खेती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चौकड़ी लगा कर क्या करना है, ठाठ, तो चौकड़ी और ये ठाठ, 8 यानी ठाठ, तो फिर कृषि और पशुपालन करना पड़ेगा। हाँ, चौकड़ी लगा के कुछ नहीं करना, 4 और 0 यानी 40, तो फिर ग्राम पंचायत में जाओ। लेकिन अगर चौकड़ी लगा करके ठाठ से रहना है तो क्या करना पड़ेगा, कृषि और पशुपालन करनी ही पड़ेगी। अगला 48 क इसी जुड़ा हुआ है, इसी में से तो है 48, तो 48 क में जोड़ दिया। अब क में जोड़ दिया तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये चीज इसमें शामिल कर दी गई 48 क के रूप में, ठीक है। तो ये से जुड़ी हुई है, कृषि है तो पर्यावरण भी है, तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात इसी में शामिल कर दी गई, अलग से आर्टिकल नहीं लिया, 48 में ही 48 क डाल दिया गया। समझ में आ गई होगी बात। फिर 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। 49 में मतलब चौकड़ी नहीं लगा ही नहीं पाए चौकड़ी। कहाँ नहीं लगा पाते चौकड़ी, वो नहीं लगा पाते हम राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों पर, क्योंकि अति महत्वपूर्ण स्थान है। ज़्यादा बैठ करके कुछ चौकड़ी लगाना शुरू करोगे तो वहाँ से जो सुरक्षा गार्ड वो भगा देगा आपको,
इसलिए राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक स्थान और वस्तुएं हैं वहाँ चौकड़ी नहीं लगती। 9 यानी नहीं लगती, 4 यानी चौकड़ी, चौकड़ी लगा के वहाँ आप नहीं बैठ सकते। फिर आता है अनुच्छेद 50। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है ना। अब 50 में आपको याद रखना है 5 का मतलब पंचायती। पंचायती कहाँ नहीं कर सकते? वहाँ नहीं कर सकते जब कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो पंचायती किस बात की अपना अपना काम करो। तो पंचायती नहीं कर सकते, जीरो। पंचायती जीरो कहाँ होती है? जब अपना अपना काम करते हैं। कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, तो वहाँ पंचायती नहीं होती, जीरो होती है वहाँ पंचायती। फिर अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सबसे बढ़िया शांति चीज़ होती है, और शांति हो जाए तो 51 हो जाता है काम। 51 रुपये देते हैं, भाई शांति हो गई, भाई साहब चारों तरफ शांति, 51 रुपये लो और शांति स्थापित करो। ठीक है, 51। ठीक, 51 को शुभ माना जाता है अपने यहाँ पर, हर चीज़ में 51 रुपये दे देते हैं, शांति हो जाती है। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि अनुच्छेद 51। उपरोक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। अब वो कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। वो है अनुच्छेद 350 क। पहला अनुच्छेद 350 क्या है इसमें? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। सबसे पहली बात क्या है कि प्राथमिक स्तर के ऊपर जो बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज होती है वो, तो उसमें आपको क्या करना है? प्राथमिक स्तर के ऊपर एकदम बिल्कुल कहे गड़े सिखाते हैं, तब मातृभाषा में शिक्षा देनी है। अनुच्छेद 351, इसमें क्या बताया गया? हिंदी को प्रोत्साहन देना है। तो 350 और 351, 50 में तो ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दो, और 51 में बताया गया कि हिंदी को जो है वो प्रोत्साहन होना चाहिए। निर्देश है, अनिवार्य नहीं है, निर्देश है दोनों। ये सारे निर्देश थे, हम पढ़ चुके, बात समझ में आ चुकी है आपके कि ये निर्देशक तत्व है, अनिवार्यता इनमें कुछ भी नहीं है। एक नोट देख लेते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है। अब यही इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो एक ऐसे चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किए जाएंगे। बैंक को जितनी सुविधा उतना देगा, नहीं है तो छोड़ देगा, नहीं देगा। ठीक है ना। तो चेक ही ऐसा है वो कि पैसे हैं तब तक ठीक, नहीं है तो नहीं है। मतलब राज्य के ऊपर बाउंडेशन कुछ नहीं है, राज्य दे सकता है तो देगा, नहीं दे सकता है तो नहीं दे सकता। इसलिए ये बात KT शाह ने कही थी। क्या कही थी? वापस देख लो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब राज्य के पास है तो राज्य देगा, नहीं है तो राज्य नहीं देगा। ये बात किसने कही थी? KT शाह ने। ये याद रखना, अमित शाह नहीं, KT शाह। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर बात आती है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंदर अंतर क्या है। तो अंतर की हम बात करें तो सबसे पहले निर्देशक तत्व में देख लेते हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और मौलिक अधिकार US के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा, जो नीति तत्व हैं इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और इनका वर्णन भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप आसानी से याद रख सकते हैं। 3 में मौलिक अधिकार ऐसे स्टार्ट होता है, 3 दिख रहा है ना, ये 3 लिख करके ये अधिकार लिखना पड़ता है। 3 से ए बना लेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे करके और ऐसे अधिकार बन जाता है। तो इसलिए आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ा काम ये है नहीं, याद रह जाएगा। अधिकार भाग 3 में, और 3 में तो फिर 4 में नीति तत्व है। ठीक है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। किसको लागू कराने के लिए? नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, और मौलिक अधिकारों के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। अगली बात आती है कि ये समाज की भलाई के लिए है। कौन? नीति तत्व। वहाँ तो लोक कल्याण की बात होती है। ये व्यक्ति के अधिकार है, इसलिए व्यक्ति की भलाई होती है। किससे? अधिकारों से। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। राजनीतिक मान्यता ही है कि भाई अगर आप जो है लोगों का कल्याण करना चाहिए, तो ये पॉलिटिक्स वाली बात हो गई। और इधर क्या है? कानूनी मान्यता। ठीक है ना, चाहिए भाई कुछ नहीं है, अगर अधिकार नहीं मिला तो सीधे कोर्ट में जाकर ले आओ। तो कानूनी मान्यता इसके पीछे है। ये सरकार के अधिकार को बढ़ाती है। कौन? नीति तत्व है। क्यों बढ़ाती है सरकार के अधिकार को? क्योंकि सरकार कह सकती है कि नहीं, ये तो हमारे को निर्देश है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीति तत्व से सरकार के अधिकार बढ़ते हैं। वो कह देगी फिर करके, अगर नीति तत्व एक ही पूरा करती है ना सरकार, तो फिर खुले कहते देखो हमने करके दिखाया। ठीक है, तो वो अधिकार बढ़ाती है। कौन? नीति तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाती है। लेकिन जो अधिकार हैं, अधिकार सरकार से छीन के लिए जाते हैं, इसलिए सरकार से अधिकार
ऐसी चीज है जो सरकार के पावर को कम करती है। ये सरकार के महत्व को घटाती है। कौन? मौलिक अधिकार। ये राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, सरकार जब तक लागू नहीं करेगी तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन अधिकार तो हमें मिल गए, जो हैं वो हैं, उसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं। जिस दिन हमारे संविधान ने हमें बना के दिए उसी दिन से हमारे पास है। सरकार कुछ नहीं कर सकती हमारे अधिकारों के खिलाफ। अगर कुछ करेगी तो कोर्ट बैठा है, वो हमें हमारे अधिकार दिलवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हुए। कंप्लीट जो है वो हमने टॉपिक कर दिया। पिछले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, मैंने आज से टॉपिक वाइज इसीलिए लिया कि बच्चों में इंटरेस्ट थोड़ा कम था। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई 1.5 घंटे क्लास हो गई और मतलब टॉपिक 2-2, 3-3 आ गए। इसलिए अब मैंने तय किया है कि एक एक टॉपिक ले लेते हैं पहले, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आप में आ जाए फिर हम 2-2 टॉपिक ले लेंगे। ठीक है ना, जिससे आप कवर अप करते हुए ही चलें। ठीक है, हाँ ये बात मैं कहता हूँ कि पूरी कोशिश रहेगी कि सीजीएल के एग्जाम से पहले आपकी कंप्लीट रिविजन कंप्लीट कराई जाएंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।